सोहम शाह तो है ही क्रेजी एक्टर, उनको अभी और कुछ साबित करना बाकी नहीं है, उन्होंने अपनी फिल्मोग्राफी से ये साबित कर दिया है। लेकिन जो हमारी औकात है वो पता चल जाएगी। नमस्कार, मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। इस समय हमारे साथ हैं मल्टी टैलेंटेड डायरेक्टर गिरीश कोहली जी, जिन्होंने न सिर्फ फिल्म को डायरेक्ट किया है, लिखा भी है, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, सब चीज़ उनके खुद हैं। कैसे हैं गिरीश जी आप? ऑल गुड, थैंक यू। कैसा माहौल आप अंदर से फील कर रहे हैं इस समय? कितना क्रेजीपन आपको अंदर से फील बहुत हो रहा बहुत ज़्यादा क्रेजी फील कर रहे हैं, और क्या फील करेंगे इस टाइम पे। एक एक्साइटमेंट है हवा में। सबसे ऐसा कोई फीडबैक आया हो जो दिल के करीब हो, जो आप जाहिर करना चाहें? सबसे अच्छा तभी लगता है जब लोग ट्रेलर देख के बोलते हैं कि फिल्म देखने का बहुत मन कर रहा है, रहा नहीं जा रहा है, तो वही अच्छा लगता है। ये तो बाय लार्ज मतलब पूरे मासेस का एक वो होगा, लेकिन कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई मैसेज या फीडबैक आया हो इंडस्ट्री की तरफ से या किसी की तरफ से जो आपको लगा हो कि यार ये मतलब मेहनत जो है वो सफल हुई ट्रेलर को लेकर? सी, अभी तो सब पॉजिटिव ही बोलते हैं, जितने भी दोस्त हैं इंडस्ट्री में वो सब सपोर्ट कर रहे हैं, और सब चाहते हैं कि अच्छा ही हो, क्योंकि उन्होंने भी देखा है मैं कब से लगा हुआ हूँ। तो अभी तो सब सपोर्ट में ही खड़े हैं। फिल्म को बनाते समय वो जो चैलेंजेस हैं, हाँ। क्योंकि 8 साल लग गए अगर मैं गलत नहीं हूँ फिल्म बनाने में। फिल्म बनाने में 2022 में शूटिंग स्टार्ट की थी, और एक्चुअली जो लास्ट एक सेगमेंट था वो 2024 में शूट हुआ। फिल्म बनाने में 8 साल नहीं लगे, फिल्म लिखी थी 8 साल पहले। हाँ। हाँ। तो वो लिखने से लेके इंसेप्शन जब हुआ और वो बनाने तक जो वक्त रहा वो काफ़ी लंबा हो गया। हाँ, आई थिंक वो चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज यही रहता है, उस कहानी को, उस जज्बे को ज़िंदा रखना अपने अंदर इतने समय तक। उस पैशन को ठंडा नहीं होने दो, उस कहानी को वीक नहीं होने दो, उसकी इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करना। छोटी छोटी बैटल्स हैं, फाइट करनी पड़ती हैं कि कहानी, एक डायरेक्टर की जिम्मेदारी होती है कि सब लोग एक ही पिक्चर बनाएं, अलग अलग पिक्चरें नहीं बन रही हों, क्योंकि यूनिट इतना बड़ा है, इतने लोग जुड़े हुए हैं, इतने डिपार्टमेंट्स हैं। तो विजन जो है उसको यूनिफाइड रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टर पे है। तो यही सब चीज़ों को चैलेंज मानता हूँ मैं। और दूसरी चीज़ ये होती है मेरे लिए पर्सनली एज एन आर्टिस्ट, इज़ कि जो मैं है उसको अपने आर्ट में से कैसे निकालूँ, कि मैं ये चाहता हूँ, या मुझे ये पसंद है, या मैं ये करना चाह रहा हूँ, या मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए। सो देन यू हैव टू लर्न टू बिकम ऑब्जेक्टिव। और फिल्म को क्या चाहिए, फिल्म के लिए क्या अच्छा है, या कहानी के लिए क्या सही है, इस तरीके से सोचना शुरू करना पड़ता है, और वैसे ही होना चाहिए। तो इतने देर तक ये सब चीज़ें करते रहना वो एक चैलेंज बन जाता है इंटरनली। एक्सटर्नली तो एक रोड फिल्म है, तो बहुत चैलेंजिंग होता है शूट करना सड़क के ऊपर। असली में हमने गाड़ी लेके कोई वीएफएक्स नहीं किया, कोई स्टूडियो में शूट नहीं किया है, गाड़ी लेके उतर गए हैं और लिटरली भारत भ्रमण किया है, बहुत सारी सड़कों पे शूट किया है बॉम्बे की, सॉरी इंडिया की। इनफैक्ट बॉम्बे में तो बिल्कुल शूट नहीं किया हमने, क्योंकि जो टेक्सचर चाहिए था, जो फैब्रिक चाहिए था, जो लैंडस्केप चाहिए था फर्स्ट हाफ को भी और सेकेंड हाफ को भी, वो हमें यहाँ नहीं मिला। सो वो एक चैलेंज हो जाता है। क्रू में लड़कियां हैं तो उनका इस तरीके से रोड पे शूट करना वो बेहतर बता पाएंगी, पर मुझे लगता है वो भी एक चैलेंज होता है उनके लिए। तो उन्होंने बहुत ही ब्रेवरी दिखाई है। इसके अलावा फिल्म ब्रेव है क्योंकि जो उसका ट्रीटमेंट है और पर्सपेक्टिव है वो यूनिक है। वो काफ़ी करेज लगता है आई थिंक टू चूज़ कि मैं इसी पर्सपेक्टिव से कहानी सुनाऊंगा। वो भी एक चैलेंज है कि टू स्टैंड बाय इट फॉर सो लॉन्ग, कि आप कहीं भी ऐसा ना सोचो कि यार वक्त लग रहा है मैं छोड़ देता हूँ, जैसा दूसरे बोल रहे हैं वैसा कर देता हूँ। तो टू स्टैंड बाय इट ऑल्सो इज़ अ चैलेंज। ये जो कन्विक्शन है या जो करेज है, मिलावट न करना, आपने जो स्टोरी है आपकी जिस पे आप इतना ट्रस्ट कर रहे थे, कई बार ऐसे मौके आए होंगे, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स के पास गए होंगे और उन्होंने उसमें फेर बदल करने और मिलावट करने की भी आपको राय दी होगी। कुछ बताना चाहोगे इस पर? मिलावट नहीं देखता मैं उसको, सबका अपना एक पर्सपेक्टिव होता है और सब उसको सामने रखते हैं। प्रोड्यूसर्स भी बहुत शार्प लोग होते हैं, बहुत ज़िम्मेदार लोग होते हैं, और वो अपनी तरफ से अपना पर्सपेक्टिव रखते हैं कि हमें ऐसा लगता है ऐसा हो तो शायद बेहतर हो जाए फिल्म के लिए। वहीं पे डायरेक्टर काम आता है, उसका विजन, उसका कन्विक्शन काम आता है कि नहीं इस फिल्म के लिए ये सही है, और मैं आपको बताता हूँ क्यों। और आप एक रैशनल तरीके से उनको समझाएंगे तो वो समझेंगे।
तो हाँ ज़रूर ऐसी कुछ चीज़ें मेरे सामने भी रखी गई थी, लेकिन कुछ भी अनरीजनेबल नहीं था। वो उनके थॉट्स थे कि क्या ऐसे हो सकता है, आई थिंक सवाल ही थे। कोई वियर्ड थॉट नहीं आया आपके सामने? नहीं, वो क्या रखेंगे आप, उनकी सोहम शाह फिल्म्स की आप क्रेडिबिलिटी देखिए। नहीं, इसके पहले शुरू से सोहम के साथ ही ये फिल्म बना रहे थे या कहीं और भी पहले पिच किया था? नहीं, पहले पिच मतलब शायद किसी दोस्त यार को सुनाई होगी जो इंडस्ट्री के ही हैं। फॉर्मल पिच शायद किया भी है एक जगह, लेकिन नहीं समझ आई उनको कि कैसे हो सकता है ऐसे, और शायद समझ भी आई तो कुछ उन्होंने ऐसी कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट की कि इनको चेंज कर सकते हैं, थोड़ा वही इजी, उसी पे हाँ मैं थोड़ा वही इजी आपसे कर पूछना सकते हैं, तो वो मैं उसको बिल्कुल भी नेगेटिवली नहीं लेता हूँ। आई थिंक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं, लोगों के अपने अपने पर्सपेक्टिव्स होते हैं, क्योंकि वो कहाँ से आ रहे हैं वो समझना ज़रूरी है। यहाँ पे इनको बात समझ आ गई, पिक्चर समझ में आ गई, और इन्होंने जो फंडामेंटल चॉइसेस थे मेरे क्रिएटिव, उन पे कभी इन्होंने सवाल नहीं उठाया। वो चीज़ें इन्हें भी पसंद थी, वही क्रेजी चीज़ें थी इस पिक्चर के बारे में। मैं ये भी समझ सकता हूँ कि अभी इस स्टेज पे आप सोचते होगे कि क्या है ऐसा क्योंकि देखने में एक सिंपल किडनैपिंग थ्रिलर लगती है जो हमने शायद कई बार देखी भी होगी, लेकिन कुछ तो है जो हम इसको क्रेजी बुला रहे हैं। इसके टाइटल में एक एक्स है, और हम ये बार बार कह रहे हैं कि ये फिल्म क्रिएटिवली अनकन्वेंशनल है, अनप्रिडिक्टेबल है, और इसका जो पर्सपेक्टिव है वो यूनिक है। तो वो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, वरना आपका एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। नेवर सीन बिफोर जो वो फील है वो शायद होना नहीं, मुझे नहीं लगता नेवर सीन बिफोर है। मुझे लगता है कि कुछ बहुत ही दिग्गज फिल्म मेकर्स ने, इंडिया में तो ऐसी एक फिल्म बनी है लेकिन बहुत साल पहले, वो मैं अभी बता दूंगा तो फिर पूरा मज़ा किरकिरा हो जाएगा। लेकिन फिल्म रिलीज़ होने के बाद मैं ज़रूर उसके बारे में बात करूँगा, क्योंकि वो फिल्म भी क्रेडिट डिज़र्व करती है कुछ अलग करने के लिए। लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट मे बी 50 ईयर्स अगो और 60 ईयर्स अगो, या इतने पहले किसी ने ऐसी कोशिश की थी। तो मैं नहीं कहूँगा मैं फर्स्ट हूँ, और अगर मेरे फिल्म की वजह से वो फिल्म रिवाइव होती है या उसको इज्जत मिलती है तो वो भी ज़रूरी है, और वो भी मेरा एक कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। ना ही दुनिया में पहली बार कोई ऐसा पर्सपेक्टिव बना रहा है, लेकिन आजकल का जो क्लाइमेट चल रहा है उसमें तो डेफिनेटली कुछ नया है। पिछले 20-25 सालों में को कुछ कंपेयर किया जाए तो डेफिनेटली कुछ नया है। राइटिंग में आपने बहुत महारत हासिल की हुई है, अच्छे प्रोजेक्ट्स में आपके नाम रहे हैं। जब डायरेक्टर के तौर पर डेब्यू करना था, इसी फिल्म को क्यों चुना? मैंने नहीं चुना, फिल्म चुनती है आपको। मैं अपना काम करता हूँ, मैं लिखता रहता हूँ, मैं अपनी हर कहानी के बारे में उतना ही पैशनेट हूँ, उतना ही ईमानदार हूँ, और आपको सामने भी कोई मिलना चाहिए ना जो वाइब करता है आपकी कहानी से। ये कहानी से नहीं करता है, किसी और कहानी से करता है। अकीरा कुरोसावा साहब की एक किताब है, मतलब उनके ऊपर एक किताब है, समथिंग लाइक एन ऑटोबायोग्राफी, ओके, विच इज़ बेसिकली इंटरव्यूज़ विद हिम। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उसमें उन्होंने कहा था या किसी इंटरव्यू में कहा था, आई एम नॉट क्लियर, लेकिन उन्होंने ही कहा था कि एक राइटर डायरेक्टर या एक राइटर या किसी भी एक क्रिएटर के पास बहुत सारी कहानियाँ होनी चाहिए, और आप जब प्रोड्यूसर के सामने बैठते हैं तो आप अपनी कहानी सुनाइए, और हो सकता है कि प्रोड्यूसर को ना अच्छी लगे तो आप निराश होकर उठिए मत, दूसरी सुनाइए। हाँ, आप बोलिए 1 मिनट मेरे पास एक और है, ठीक है ना, वो नहीं पसंद है तो मैं नहीं जा रहा हूँ, एक और है ना, निकालते रहिए आप, यहाँ से जूते में से निकालिए, पर जाइए मत। ये बात बहुत सही है, क्योंकि वो घमंड आप रख नहीं सकते कि मुझे जो बनाना है मैं बनाऊंगा। आप कमर्शियल आर्ट में, आप कोई प्योर आर्ट फॉर्म में नहीं है, तो एक कॉमर्स का एंगल तो है ही इसमें। यू विल हैव टू सब्सक्राइब टू दैट। तो मैं ये मानता हूँ कि आप अपना काम करते रहो, आपको कोई कहानी आई है, आपको यूनिक लगती है, आप लिख दो, और फिर लेट द स्टोरी चूज। ये आपके साथ हुआ था, ये जब स्टोरी आइडिया पिच करने गए? या बिल्कुल हुआ था, इनफैक्ट सोहम के साथ ही हुआ था। सोहम के पास गया था किसी और कहानी के साथ, जो मैंने अब उस कहानी को लिख के शायद 10 साल हो गए हैं, और आई थिंक वो मेरी काफ़ी मजबूत कहानियों में से एक है, और सोहम को बहुत अच्छी भी लगी थी, और हमने चाहा था कि हम उसको बनाएं, बट फॉर वॉट एवर रीजन्स
उनका प्रोडक्शन हाउस जिस स्टेज पे था या सोहम एज एन एक्टर जिस स्टेज पे थे, उन्होंने बोला कि ये ना करके कुछ और ट्राई करें क्योंकि काम तो आपके साथ करना है। मैंने कहा काम मुझे भी आपके साथ करना है। तो फिर हम और एक्सप्लोर करने लग गए और फिर ये कहानी निकली और इस कहानी ने, क्रेजी ने हम दोनों को चुना कि तुम दोनों इस पे काम करोगे। ऐसे मैं देखता हूँ उसको। दो बहुत ही कमाल के गाने रखे हैं आपने, रिक्रिएट एक तरीके से किया है। गाने काफ़ी हैं। वो काफ़ी गानों की तो बात होगी, लेकिन जो दो हैं वो एक सत्या का गोली मार भेजे में और दूसरा इनकलाब फिल्म का चक्रव्यूह में फंस गया है ना। तो ये दो गानों को लेकर आने, उसको रिक्रिएट करने का जो आइडिया था वो कहाँ से आया? देखिए कल्लू मामा गाना जो है वो हमेशा से स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था कि बहुत आसान है राइटर के लिए लिख देना। ठीक है, क्रिएटिविटी लगती है टू इमेजिन के कौन सा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गाना मेरी सिचुएशन पर फिट बैठता है। वो प्लग एंड प्ले नहीं लगना चाहिए, वो रेट्रोफिटेड नहीं लगना चाहिए, एफर्टेड घुसाया हुआ नहीं लगना चाहिए, वो बड़ा ऑर्गेनिक लगना चाहिए। उसके लिरिक्स जो हैं वो बिल्कुल लगने चाहिए इसी सिचुएशन के लिए लिखे गए हैं। तो वहाँ तक एक राइटर की क्रिएटिविटी है कि मुझे ऐसा लगा कि गोली मार भेजे में भेजा शोर करता है, ये सही जा रहा है मेरी सिचुएशन पे, क्योंकि ये कैरेक्टर जो है अभी बहुत ओवर थिंकिंग में घुस गया है। और भेजे की सुनेगा तो मरेगा, तू करेगा दूसरा तो मरेगा, क्योंकि यही कहानी है। बहुत ही ज़्यादा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू वो जा रहा है कि मैं ये करूं या वो करूं, ये किया तो भी गया, वो किया तो भी गया। इसीलिए तो अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, राइट। तो मुझे ऐसा लगा कि ये मज़ा तो आएगा अगर ये गाना यहाँ बज जाए। एक फुल फिल्म का फ्लेवर है अनप्रिडिक्टेबिलिटी, वो डीएनए है पिक्चर का, अनकन्वेंशनल है। तो आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे ना कि कल्लू मामा की हमारी जो मेमोरी है, ऑल्दो बहुत बड़ा रिस्क भी है, ठीक है, इतना ग्रेट गाना, इतना कल्ट गाना, विशाल जी और गुलजार साहब का बनाया हुआ, तो मतलब आप या तो निहायती बेवकूफ़ होने चाहिए ऐसी हिमाकत करने के लिए, या क्रेजी होने चाहिए, या फिर हाँ, या फिर यू शुड बी क्रेजी एंड एक कन्विक्शन होना चाहिए वाले यार हम खींच लेंगे, जुनूनी। तो वो जर्म वहाँ से था कि ये सब सही है। मेरा कन्विक्शन है कि मैं सही जा रहा है जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर जब आपके एक्टर को, प्रोड्यूसर को, आपकी यूनिट को, टीम को भी सही लगता है तो ऐसा लगता है कि हाँ ये सही किया है। लेकिन ऐसे ही सोच लेना बड़ा आसान है। प्रोडक्शन का सपोर्ट चाहिए, लीगैलिटीज़ इन्वॉल्व हैं, राइट्स का मामला है, पैसे लगते हैं टू बाय द राइट्स, टू रिक्रिएट द सॉन्ग, टू यूटिलाइज इट। ये फिर प्रोडक्शन और प्रोड्यूसर का कन्विक्शन बन जाता है। मेरा तो बहुत पीछे छूट गया। अब वो अपने पे ले लेते हैं कि हमें फुल कन्विक्शन इस पर हम करके रहेंगे, तो फिर वो उनकी जर्नी है, वो उन्होंने किया है। दूसरा गाना जो है अभिमन्यु, ये ऑफ कोर्स ये जर्म भी फिल्म में है, क्योंकि हमेशा से अभिमन्यु और चक्रव्यूह का जो मेटाफर है वो हमेशा से पिक्चर में था। और अभिमन्यु सूद कैरेक्टर का नाम रखा था इसीलिए क्योंकि मुझे लगा कि ये मेटाफर इस्तेमाल किया जा सकता है। महाभारत का भी बहुत बड़ा मैं फ़ैन हूँ, मुझे सबसे अमेजिंग स्टोरी लगती है हिंदुस्तान की, और ये एक एक्साइटिंग चैप्टर था। वहाँ से मैं हमेशा खुश रहता था। आपने मॉम अगर देखी होगी तो मॉम में भी महाभारत का रेफरेंस है कि ये बदले की सबसे पुरानी कहानी है महाभारत, है ना। जब द्रौपदी ने दुशासन के, तो तब मुझे लगा था कि मॉम जो थी वो एक रेप रिवेंज फिल्म थी, सुनने में बी ग्रेड भी लग सकता है, लेकिन अगर आप दूसरे नज़रिए से देखें तो महाभारत भी वही है, एक नज़रिया है महाभारत को। इवन हिट में भी आपने ये वाला थोड़ा सा वो रखा है। अच्छा अच्छा, हिट का मुझे याद नहीं, बट वो है मेरे अंदर। मैं बहुत इम्पैक्टेड हूँ और इन्फ्लुएंस्ड हूँ बाय वो जो रिवेंज और ये इस तरह की चीज़ें, उसको कहीं ना कहीं हमारे जो कोर है, हमारे पौराणिक चीज़ें हैं, उससे भी एक तरीके से जस्टिफाई आप करते हो। ग्राउंड हो जाती है कहानी, रिलेटेबल हो जाती है हमारे कल्चर के ऑडियंस के लिए। तो अभिमन्यु भी ऐसा ही कुछ था। वो हमेशा से कैरेक्टर का नाम अभिमन्यु था। पिक्चर जो थी वो ऐसे ही एक चक्रव्यूह में उसको फंसा रखती है कि वो यहाँ जाएगा तो भी फंसेगा, वहाँ जाएगा तो भी फंसेगा, बाहर कैसे निकलूँ यहाँ से, रास्ता क्या है। लेकिन जहाँ तक ये गाने की कहानी है, ये गाना जो है ये कलेक्टिव डिसीजन है, ये स्क्रिप्ट में नहीं लिखा हुआ था, ये बहुत लेटर ऑन फिल्म के अंदर आया है। और ये एक्चुअली मेरे प्रोड्यूसर्स का आइडिया है। मेरा आइडिया था कि कुछ ओरिजिनल गाना किया जा सकता है, और हमारे पास ग्रेट कंपोज, हमारी फिल्म का म्यूज़िक विशाल जी गुलजार साहब ने दिया है,
तो ग्रेट कंपोजर्स हैं हमारे पास। अपार्ट फ्रॉम रिक्रिएटिंग कल्लू मामा, उन्होंने इतना अच्छा ओरिजिनल म्यूज़िक दिया है, गुलजार साहब ने इतने कमाल के लिरिक्स लिखे हैं। तो मेरे पास जब इतने दो बड़े दिग्गज थे, तो मेरी ये इच्छा थी कि ये थीम पे कि अभिमन्यु जब चक्रव्यूह में फंस जाता है, वो क्या स्वैग से लड़ा होगा वो आदमी, ये जानते हुए कि अभी मैं मौत के मुंह में जा चुका हूँ, लेकिन हार नहीं माननी है। वो क्या स्वैग होगा, वो क्या बहादुरी होगी, तो उसके ऊपर कुछ लिखा जाए। थॉट वहाँ से शुरू हुआ था, और फिर प्रोड्यूसर्स के थ्रू ये आइडिया आया, सजेशन आया कि एक बहुत अच्छा गाना है ऑलरेडी। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और अगेन सबका कन्विक्शन था कि इसको भी आगे लेके जाता है। वो इस चकाचौंध भरी जो ये फिल्मी माया नगरी है, ये जो चक्रव्यूह है, उसमें आप और सोहम डायरेक्टर और एक्टर के तौर पर, वो अभिमन्यु के तौर पे देखते हो अपने आप को भी आप? था नहीं यार, ऐसा कुछ ना हो तो अच्छा है। अभी तक के जो एक्सपीरियंस रहे हैं उसके हिसाब से, क्योंकि जब बाहर से लोग आते हैं और इस तरह के अपने दम पर इस तरह की स्टोरी जब बनानी होती है ना, तो उसके लिए वो बहुत फंसे हुए लोग ही रहते हैं, और जब वो भले वीर गति को नहीं प्राप्त होते, लेकिन जब इस तरह की चीज़ निकलती है ना, उसमें बहुत सारा कन्विक्शन और अपना मेंटल और फिजिकल वो जो स्वेट एंड ब्लड है, सब चीज चला जाता है। मेरा ये मानना है कि इंडस्ट्री नहीं तो कुछ और नहीं तो कुछ और, ये चक्रव्यूह कभी ख़त्म नहीं होने वाला। आपकी जिम्मेदारी है, आप स्वैग से लड़िए, ठीक है, और आपने भेज दिया, आप निकल गए, तो लोग कहेंगे क्या बात है, क्या स्टड था, या क्या लड़की थी, और नहीं निकल पाए तो लोग कहेंगे बेवकूफ़ था, गया ही क्यों अंदर। ये है, लोग कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, और फिल्म इंडस्ट्री से आप बाहर निकल जाओ डर के तो कहीं और चक्रव्यूह मिल जाएगा, वहाँ से निकल जाओ तो कहीं ये सब ख़त्म नहीं होने वाला। और जहाँ तक ये चकाचौंध का सवाल है, माया नगरी का सवाल, ये सब शोर है। हम भी जो ये कर रहे हैं ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि लोगों को अपनी फिल्म पहुँचानी है, राइट, लेकिन जो हमारी है ना, जो असलियत है वो सामने आ जाएगी। तो ये शोर शराबे, ये हमेशा यू शुड बी अवेयर ऑफ इट कि ये सब शोर ही है, असलियत वही है। वो जो आप 90 मिनट में देखोगे वही असलियत, वही हुनर है या नहीं है, जो भी है वही है। ये कहा जा सकता है कि क्रेजी डायरेक्टर और क्रेजी एक्टर का लीथल कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि सोहम शाह तो है ही क्रेजी एक्टर, उनको अभी और कुछ साबित करना बाकी नहीं है, उन्होंने अपनी फिल्मोग्राफी से ये साबित कर दिया है। कुछ चीज़ें आपने क्रेजी की भाप ली जो हम छुपा रहे हैं, ठीक है। अब पता नहीं मुझे ये सही है या गलत है, लेकिन आप खुद सोच लीजिए कि अगर ऐसा है तो एक क्रेजी डायरेक्टर और एक क्रेजी एक्टर ही चाहिए ऐसा कुछ बाहर। बिल्कुल, और हमारे जैसे फिर वो दीवाने दर्शक भी तो आएंगे उसके लिए। 28 सर सब आप ही के हाथ में है, और सब अभी आपकी हो गई पिक्चर, हमारा कुछ नहीं रहा। गिरीश जी, आखिर में ये जो ज़बरदस्त जर्नी रही है इस फिल्म की, उसमें सबसे इमोशनल या सबसे ऐसा कोई दिल के करीब हिस्सा रहा हो जो यादों के झरोखों से आप शेयर करना चाहो? कई है, देखिए पहली पिक्चर है, मैं कहता हूँ पहला प्यार, पहली पिक्चर, पहला एक्टर, पहला प्रोड्यूसर, ये सब स्पेशल रहेगा। मतलब एज अ राइटर तो मैंने बहुत काम किया है, बट एज अ डायरेक्टर पहली पिक्चर, तो ये पूरा एक्सपीरियंस ही इमोशनल है। बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए। मैंने तो बहुत कुछ सीखा लाइफ के बारे में, अपने बारे में, फिल्म मेकिंग के बारे में। एक एपिसोड ये हुआ था कि हम एक बहुत ही टफ सीन शूट कर रहे थे, और मैं दावे से कह सकता हूँ जब आप फिल्म देखोगे आप समझ जाओगे कि गिरीश इस सीन की बात कर रहा था, क्योंकि वो दिखता है कि ये एक टफ सीन है। मैं उसको शूट करने से पहले हमेशा कहता था सोहम को, मेरी पिक्चर का आइटम नंबर है क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं हमारी फिल्म में। तो हमने तो आइटम नंबर क्रिएटिवली किया, लिख के किया है, इनैक्ट करके किया, परफॉर्म करके किया, और चिंता भी थी उसमें कि कैसा जाएगा, क्या होगा। ऑल्सो नसीब ऐसा रहा कि वो पहला सीन बन गया शूट करने के लिए। मेरी पहली पिक्चर का पहला सीन मेरी फिल्म का सबसे डिफ़िकल्ट सीन था। ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस बैठ गए, लेकिन कुछ तीसरे चौथे दिन, क्योंकि वो सीन बड़ा है, उसको 3-4 दिन लगे शूट करने को, 3rd और 4th डे था, मुझे याद नहीं। सो हमने एक 10 मिनट का लंबा एक टेक दिया, और उसने कमाल परफॉर्मेंस दिया। और मैंने भी अच्छे अच्छे एक्टरों के साथ काम किया है, श्री मैम है, नवाज सर हैं,
ऋषि सर के साथ भी थोड़ा काम किया है मैंने, अच्छे अच्छे लोगों को देखा, अक्षय खन्ना सर हैं। तो मैं दिखता ही रह गया कि मेरे सामने ये चल क्या रहा है, और मेरे अंदर खुशी के आंसू आए उस दिन। मैं खुशी के आंसू रोया कि किसी ने मेरी फिल्म के लिए ये दिया है, डिवोशन है वो। हाँ ये दिया है इस आदमी ने, रुका नहीं। तो वो मेरे लिए एक बहुत इमोशनल मोमेंट रहेगा, दिन रहेगा और याद रहेगी। वो जब आप बात कर रहे हो ना, तो वो आंखों में चमक से समझ में आ रहा है कि वो ऑब्वियसली वो जब देख रहा हूँगा तो मैं वो उसको रिकॉल कर लूँगा या डिकोड कर लूँगा उस सीन को, और हम तब बात करेंगे, और कहीं ना कहीं इस फिल्म की सक्सेस पर हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। आप आखिर में दैनिक भास्कर के ज़रिए अपने दर्शकों को, जो आज तक आपके काम को पसंद करते आए हैं, इस फिल्म के लिए कुछ बोलना चाहते हैं? मैं यही बोलना चाहता हूँ, फिल्म तो बनाई आपके लिए ही है, तो आप जाइए, उसको एक्सेप्ट कीजिए या रिजेक्ट कीजिए, लेकिन एक बार देखिए ज़रूर, और एंडिंग किसी को मत बताइए।